जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं एसएससी जीडी का एक और मॉक टेस्ट। 20 प्रश्न आपको एसएससी जीडी में आने हैं, लेकिन मैंने इस मॉक टेस्ट में प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी है। तो बिना देर के शुरू करते हैं एसएससी जीडी स्पेशल मॉक टेस्ट। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक जोबियन ग्रह नहीं है? जोबियन प्लैनेट नहीं है, ये हमें बताना है। दोस्तों हम बात करें जोबियन प्लैनेट की, जो जोबियन या बाह्य ग्रह होते हैं, ये ग्रह इस तरह से होते हैं जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। दोस्तों इन चार ग्रहों को कहा जाता है पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह, और इन ग्रहों की संरचना जो होती है वो एक धरातल से बनी होती है। ये ग्रह क्या है हमारे? ये हमारे आंतरिक ग्रह हैं। ये इनर्टिक जो प्लेनेट है वो होते हैं। ठीक है दोस्तों, आंतरिक ग्रह हैं ये। अब मंगल से ऊपर जाने पर जैसे आप बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, बृहस्पति के बाद में जो आप आगे जाएंगे वो मिलेंगे आपको जोबियन प्लेनेट। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये कैसे हैं? ये आपके आंतरिक ग्रह हैं, ये आपके पार्थिव ग्रह हैं, टेरेस्ट्रियल प्लेनेट हैं। लेकिन अगर हम देखें, आपसे पूछा है कि जोबियन ग्रह नहीं है, तो मंगल नहीं है, क्योंकि मंगल जो होता है वो कैसा होता है दोस्तों? मंगल जो होता है ये आंतरिक ग्रह है, जोबियन नहीं होता। बाकी बृहस्पति, शनि और यूरेनस ये सारे कैसे हैं आपके? जोबियन प्लैनेट। और इन ग्रहों को गैसीय ग्रह भी कहा जाता है। ये जो बृहस्पति, शनि, यूरेनस हैं, इनको गैसीय ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी संरचना में धरातल नहीं होता, गैसों की बनी हुई संरचना होती है। गैसों का बहुत ज़्यादा घनत्व आवरण इन पे पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका शनि, मतलब हमारे सौरमंडल में सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह के हैं? तो 82 उपग्रह हो चुके हैं अब शनि के। याद रखना शनि के हैं। 79 नंबर पे ये 79 उपग्रह आपके बृहस्पति के। बृहस्पति को जुपिटर भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और बृहस्पति जो है ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। एरिया वाइज हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। और बृहस्पति को हम क्या बोलते हैं? पीला ग्रह भी बोला जाता है। पीला ग्रह किसे कहा जाता है? बृहस्पति को। अच्छा, शनि को काला ग्रह कहा जाता है। काला ग्रह शनि को कहा जाता है, ये भी आप याद रखना। काला ग्रह शनि। यहाँ पे लिखा गया आपका मंगल, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। लाल ग्रह कहा गया है मंगल को। और कितने ग्रह हैं आज के टाइम हमारे सौरमंडल में? दोस्तों हमारे सौरमंडल में कभी 9 ग्रह होते थे, लेकिन आज के टाइम पे 8 ग्रह हैं। 2006 में चेक गणराज्य की राजधानी है प्राग, तो 2006 में हुआ था प्राग सम्मेलन। प्राग सम्मेलन के द्वारा क्या हुआ था कि जो यम ग्रह है, यम या इसको प्लूटो भी बोलते थे, इसको हमने ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया। तो अब कितने ग्रह हैं? अब 8 ग्रह हैं, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 2, बिग बैंग की घटना कितने वर्ष पूर्व हुई है? दोस्तों बिग बैंग थ्योरी ये कितने वर्ष की पुरानी है, तो ये हमें बताना है। तो बिग बैंग की जो घटना है ये 13.7 अरब वर्ष पूर्व की है। 13.7 अरब वर्ष पूर्व। दोस्तों बिग बैंग की घटना किस के बारे में किसने बताया था? तो एक बेल्जियम के पादरी थे जिनका नाम था जॉर्ज लेमेंटर। जॉर्ज लेमेंटर के द्वारा बिग बैंग थ्योरी के बारे में बताया गया था। अच्छा, क्या कहती है बिग बैंग थ्योरी? दोस्तों ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत है। ये कहती है कि सूर्य एक आग का गोला था। क्लियर? अब इसमें कालांतर में एक विस्फोट होता है, और विस्फोट होने के बाद में इसके कई सारे टुकड़े हो गए, और टुकड़े होने के बाद में वही टुकड़े आज इसके चारों घूम रहे हैं। उसी में से एक टुकड़ा था हमारी पृथ्वी का, मतलब एक जो टुकड़ा है वो पृथ्वी है, और यही टुकड़े आगे चलकर किस नाम से जाने गए हैं? ग्रह के नाम से जाने गए हैं। मतलब हमारे सौरमंडल या हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो हुई वो बिग बैंग थ्योरी से मानी जाती है। याद रखिएगा, महाविस्फोटक सिद्धांत ये जॉर्ज लेमेंटर के द्वारा दिया गया। इसके अनुसार सूर्य आग का एक गोला था, कालांतर में इसमें एक विस्फोट होता है, और विस्फोट होने के बाद में इसके कई टुकड़े हुए, और वही टुकड़े आज इसके चारों ओर घूम रहे हैं। तो ये थी आपकी बिग बैंग थ्योरी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? कितने वर्ष पूर्व घटना है ये? तो 13.7 अरब वर्ष पूर्व की घटना है। क्वेश्चन संख्या 3, कोयला निम्नलिखित में से किस प्रकार की शैल का उदाहरण है? दोस्तों जो कोयला होता है ये अवसादी चट्टानों से मिलता है। इसका सही जवाब क्या होगा? सेडिमेंट्री रॉक्स, अवसादी चट्टानों से मिलता है कोयला। दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत में लिग्नाइट कोयले के सबसे बड़े भंडार कहाँ पर हैं? भारत में लिग्नाइट कोयले के सबसे बड़े भंडार कहाँ पर हैं? दोस्तों तमिलनाडु में एक जगह है नवेली, मन्नारगढ़ी में है।
तो नवेली जो है यहाँ पर लिग्नाइट कोयले के सबसे ज़्यादा भंडार पाए जाते हैं, याद रखिएगा। बाकी झरिया, जो झारखंड का झरिया है, ये भी लिग्नाइट मतलब कोयले के लिए प्रसिद्ध है। और इसके अतिरिक्त अगर आपसे पूछे रानीगंज जो है ये भी कोयले की खान है भारत में, ठीक है दोस्तों, रानीगंज कोयले की खान। उसके बाद में तलचर आपसे पूछेगा, सिंगरौली पूछेगा, ये सब कोयले के क्षेत्र है भारत में। दोस्तों मैं बता दूं आपको, जो कोयले की सबसे अच्छी किस्में हैं वो होती है ABLP, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीत कोयला। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीत कोयला, इनके बारे में आप याद रखिएगा। ये कोयले की 4 सबसे अच्छी किस्में मानी जाती हैं। क्लियर हुआ? चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वायुमंडल में हीलियम गैस का आयतन प्रतिशत के अनुसार कितना है? तो दोस्तों हमारा जो वायुमंडल है इसमें हीलियम गैस का आयतन कितना है? दोस्तों हीलियम गैस का आयतन है 0.0005, इतना आयतन मिलेगा आपको। प्रतिशत होता है ये आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों हम बात करें वायुमंडल में, तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो गैस हमें मिलती है वो मिलती है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का प्रतिशत है 78% लगभग। उसके बाद में ऑक्सीजन मिलती है लगभग 21%, 20.9% होता है वैसे। और आर्गन मिलती है आपकी 0.932%। और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी मिलती है? CO2 0.03%, तो ये CO2 मिलती है। तो हमारे सौरमंडल की सबसे ज़्यादा मिलने वाली गैस है वो है आपकी नाइट्रोजन गैस, 78%। क्लियर हुआ? दोस्तों ये जो हीलियम गैस है ना, ये गुब्बारों में भरी जाती है। क्यों भरी जाती है? क्योंकि हीलियम गैस एक अक्रिय गैस होती है, ये क्रियाशील गैस नहीं है, इसलिए भरी जाती है और हल्की भी होती है, ठीक है दोस्तों। जो हमारे हवाई जहाज के टायर होते हैं उसमें भी हीलियम को भर लेते हैं हम। और अच्छा, हाइड्रोजन को क्यों नहीं भरते? जबकि हाइड्रोजन तो हीलियम से हल्की है। तो हाइड्रोजन जो है ये ज्वलनशील है, ये आग पकड़ सकती है, इसलिए हाइड्रोजन का प्रयोग हम नहीं करते किसमें? वायुयान के टायरों में। दोस्तों हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण जो गोताखोर होते हैं ये अपने सिलेंडर में भी प्रयोग करते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। गोताखोर ऑक्सीजन प्लस हीलियम का मिश्रण प्रयोग करते हैं अपने सिलेंडरों में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सार्गेसो सागर किस महासागर का भाग है? दोस्तों सार्गेसो सागर ये उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है, ये आप याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, सार्गेसो सागर। दोस्तों आपको एक मैप दिखाता हूँ और ये मैप देखिएगा आप, ये है आपका सार्गेसो सी, ये जो आपका येलो वाला दिख रहा होगा ये है आपका सार्गेसो सी। और सार्गेसो सी से एक लाइन गुजर के जा रही है कैंसर ऑफ ट्रॉपिक, ये आप दिख रहे होगी ये वाली लाइन, ये आपकी कैंसर ऑफ ट्रॉपिक। उसके बाद में आप देखें ये है नॉर्थ अटलांटिक सागर। और सार्गेसो सागर जो बनता है ये 2 जलधाराओं के बीच बनता है। ये 2 जलधाराएं कौन कौन सी हैं? तो आप देख रहे होंगे, तो यहाँ है आपका पश्चिम साइड में इसका गल्फ स्ट्रीम, ये जो धारा है आपकी ये है आपकी गल्फ स्ट्रीम, और इसके पूर्व में है आपकी केनारी की धारा। तो गल्फ स्ट्रीम और केनारी की धारा के बीच बनता है आपका क्या? सार्गेसो सागर। और ये दुनिया का एकमात्र सागर है जिसकी कोई भी सीमा नहीं है, पृथ्वी पर एकमात्र समुद्र तट जिसकी कोई सीमा नहीं है, याद रखना। और सार्गेसो सागर का नाम सार्गेसो सागर क्यों पड़ा? दोस्तों एक घास होती है सारगुसम, ये शैवाल होते हैं एक्चुअल में, सारगुसम शैवाल के कारण इसका नाम सार्गेसो सी पड़ा है, ठीक है दोस्तों। और ये जो सारगुसम शैवाल है ये बिना जड़ वाली वनस्पति होती है, और ये अपने क्षेत्र से गुजरने वाले जो जहाज होते हैं इनको फंसा लेती है, और इसी कारण जो सार्गेसो सागर है वो अक्सर यहाँ पे जो जहाज है वो डूब जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अच्छा, जब गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा मिलती है तो कौन सा क्षेत्र बनता है, कौन सी घास बनती है, ये मुझे कमेंट में बताना है। प्लैंकटन बनती है, क्या बनती है, ये आपको कमेंट में जरूर बताना, तो इसका आंसर जरूर लिखिएगा। तो सार्गेसो सागर कहाँ पर है? सार्गेसो सागर है आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ठीक है दोस्तों। अच्छा, सार्गेसो सागर के नीचे आप यहाँ आएंगे, ये वाला भाग, तो यहाँ पे बरमूडा त्रिकोण भी बनता है आपका, खैर वो यहाँ पे नहीं है, और अगली स्लाइड में देखेंगे कभी उसको। तो ये आप याद रखिएगा, सार्गेसो सी ये एक ऐसा बाउंड्री है, मतलब ऐसा सागर है जिसकी कोई भी बाउंड्री नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सार्गेसो सागर अटलांटिक महासागर। दोस्तों प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है और इसकी सबसे गहरी खाई है मैरियाना ट्रेंच।
मैरियाना ट्रेंच ये प्रशांत महासागर की सबसे गहरी खाई है। उसके बाद में लिखा गया यहाँ पे हिंद महासागर। हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नाम एक देश के नाम पर है, याद रखना। और हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई क्या है? जावा। जावा ट्रेंच ये हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई है, याद रखना इसके बारे में। अगला प्रश्न, अंडमान निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? दोस्तों अंडमान निकोबार को जो जल क्षेत्र अलग करता है वो है आपका 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार को अलग करता है, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल किसे अलग करता है? मालदीव को मिनी कोई से अलग करता है। सॉरी, मालदीव को मिनी कोई से नहीं, ये लक्षद्वीप को मिनी कोई से अलग करता है। जो आपका 9 डिग्री चैनल है ये लक्षद्वीप को अलग करता है मिनी कोई से। लक्षद्वीप को मिनी कोई से अलग करता है ये चैनल, याद रखना इसके बारे में। ठीक है दोस्तों, 10 डिग्री चैनल कार निकोबार को अंडमान निकोबार से। मन्नार की खाड़ी ये तमिलनाडु में है। और दोस्तों मन्नार की खाड़ी जो है यहाँ पे भारत का पहला डुगोंग रिजर्व भी बना है। भारत का पहला डुगोंग रिजर्व कहाँ पे बना? मन्नार की खाड़ी में तमिलनाडु में बना है। क्लियर हुआ? तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से कौन सी दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? दोस्तों कश्मीर घाटी की बात करें तो कश्मीर घाटी बृहत हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच स्थित है। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, बृहत हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी। दोस्तों कश्मीर की बात करें तो कश्मीर घाटी में एक चीज़ आप याद रखिएगा, करेबास पाए जाते हैं यहाँ पे। करेबास, केसर के जो बागान हैं उनको करेबास कहा जाता है। केसर के बागानों को करेबास कहा जाता है कश्मीर घाटी में, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका कराकोरम। कराकोरम जो है ये ग्रेटर हिमालय में ही आता है आपका। लद्दाख लिखा गया है, लद्दाख ये भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पोचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थापित की गई है? दोस्तों पोचमपाद परियोजना जो है ये तेलंगाना में है और पोचमपाद परियोजना ये गोदावरी नदी पर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। गोदावरी नदी का उद्गम होता है त्र्यंबकेश्वर से। त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। और दोस्तों ये जो गोदावरी नदी है ये 1465 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है और ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी मानी गई है। साथ साथ गोदावरी को बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखना। और इसे दक्षिणी गंगा भी कहा गया है। बूढ़ी गंगा और दक्षिणी गंगा ये गोदावरी के ही नाम है। दोस्तों गोदावरी पर आंध्र प्रदेश में एक बांध भी है, सिंचाई परियोजना, जिसका नाम है पोलावरम। तो पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट, पोलावरम बांध ये आंध्र प्रदेश में किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर। गोदावरी की सहायक भी है, जैसे वर्धा नदी गोदावरी की सहायक है, पेनगंगा गोदावरी की सहायक है, ये भी आप याद रखिएगा। अच्छा गोदावरी पे एक चीज़ आपको और याद रखना, कालेश्वरम बांध ये तेलंगाना में है। कालेश्वरम सिंचाई परियोजना ये तेलंगाना की है, जबकि पोलावरम आंध्र प्रदेश की है। ठीक है दोस्तों, ये तेलंगाना की है। गोदावरी के बारे में एक चीज़ और आप याद रखिएगा, जो आंध्र प्रदेश का विशाखापत्तनम शहर है ये गोदावरी नदी के में किनारे ही है, ये भी आप याद रखें। तापी नदी जो है ये आपकी मुल्ताई से निकलती है। तापी नदी मध्य प्रदेश के पास में, और ये अरब सागर में की खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। माही नदी का उद्गम होता है विंध्य की श्रेणी से, अम्माऊ से होता है। और ये माही नदी एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है वो है आपकी माही नदी। यहाँ पर लिखा गया है पेरियार नदी, ये केरल में बहती है। और पेरियार नदी पर इडुक्की बांध है केरल का। इडुक्की बांध केरल, ये किस नदी पर है? तो पेरियार नदी पर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में टिन का अधिकांश उत्पादन किस राज्य में होता है? दोस्तों टिन का संकेत क्या होता है? वैसे SN होता है। तो टिन का उत्पादन भारत में किस राज्य में होता है? तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ में होता है, याद रखिएगा छत्तीसगढ़। दोस्तों छत्तीसगढ़ में एक खान और आपको याद रखनी है, वो है बैलाडीला की खान। बैलाडीला की खान, और ये लोहे के लिए फेमस है। बैलाडीला की खान छत्तीसगढ़ में है और ये लोहे के लिए फेमस है, याद रखना इसके बारे में, कभी आपसे पूछा जाए। क्लियर? यहाँ पे लिखा गया आपका राजस्थान में मकराना की खान बड़ी फेमस है, बहुत आती है एग्जाम में। मकराना की खान से संगमरमर निकाला जाता है। संगमरमर निकाला जाता है, ये भी आप याद रखें। राजस्थान में खेतड़ी भी है, और खेतड़ी तांबे के खानों के लिए प्रसिद्ध है। तांबे के लिए प्रसिद्ध है खेतड़ी, याद रखना। उसके बाद में उड़ीसा में बादाम पहाड़ की खान है जो हेमेटाइट के लिए प्रसिद्ध है। बादाम पहाड़ की खान, और यहाँ से हेमेटाइट निकाला जाता है उच्च क्वालिटी का। हेमेटाइट लोहे का है इसका हेमेटाइट, ये भी आप याद रखिएगा। और यहाँ पे लिखा है कर्नाटक में कोलार की खान और हट्टी की खान बड़ी फेमस है, और ये सोने के लिए जानी जाती हैं, गोल्ड के लिए। कोलार व हट्टी की खान
किसके लिए जानी जाती हैं? गोल्ड के लिए जानी जाती हैं। तो ये आप याद रखिएगा। भारत में सबसे ज़्यादा टिन कहाँ होता है? ये छत्तीसगढ़ में होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भगवान महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? दोस्तों भगवान महावीर स्वामी ने जो अपना पहला उपदेश दिया वो दिया था प्राकृत भाषा में। प्राकृत भाषा। दोस्तों भगवान महावीर स्वामी ये क्षत्रियों के ज्ञात्रक वंश से संबंधित हैं, ये भी आप याद रख रहे। और इन्हें 42 साल की आयु में जंबिक ग्राम था एक, जंबिक ग्राम में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। कैवल्य मिला इनको जंबिक ग्राम में। अच्छा, कौन सी नदी के किनारे? ऋजुपालिका नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ये भी आप याद रखना। और कौन से वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? साल का वृक्ष। साल के वृक्ष के नीचे महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये आप याद रखना। और ज्ञान प्राप्ति के बाद में इनका नाम पड़ा जिन। जिन का मतलब है जिसने इंद्रियों पर अपनी विजय प्राप्त कर ली है, याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने गए, मतलब 24वें तीर्थंकर है। और इनके अनुयायियों को निग्रंथ कहा गया है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको और बता दूं, क्या भारत में भगवान महावीर स्वामी नेशनल पार्क है? भगवान महावीर नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो दोस्तों याद रखना, महावीर नेशनल पार्क है गोवा में। महावीर नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये गोवा में है। और इसी नेशनल पार्क को मोल्लम नेशनल पार्क भी कहा जाता है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर। शुंग शासकों ने, अच्छा यहाँ पे ना पाली भी लिखा गया है। कभी क्वेश्चन आए कि भारत की पहली देशज भाषा कौन सी है? वो पाली है। और भारतीय भाषाओं की जननी क्या है? संस्कृत है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? दोस्तों शुंग शासकों के द्वारा जो अपनी राजधानी स्थापित की गई वो पाटलिपुत्र और विदिशा में स्थापित की गई थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, शुंग वंश। दोस्तों शुंग वंश का संस्थापक कौन है? तो बृहद्रथ का सेनापति था बृहद्रथ। और उसका सेनापति आपका पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा शुंग वंश की स्थापना की गई थी, ये भी आप याद रखना। और शुंग वंश जो है ये मगध पर राज करने वाला अंतिम वंश भी माना जाता है। ठीक है दोस्तों। मगध पर राज करने वाले वंश जो थे उनमें सबसे पहला वंश था आपका हर्यंक वंश। हर्यंक वंश के बाद में शिशुनाग वंश ने शासन किया। शिशुनाग वंश के बाद में आया था आपका नंद वंश ने शासन किया। ये क्रम याद रखना, हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और फिर मौर्य वंश। और मौर्यों के बाद में आए थे आपके ये जो है शुंग वंश। मौर्यों के बाद में शुंग वंश, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। और शुंग वंश का संस्थापक कौन है? पुष्यमित्र शुंग। इसकी राजधानी क्या थी? आपकी विदिशा थी, ये भी आप याद रखें। सातवाहनों की राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठानपुर थी। सातवाहन वंश की राजधानी थी प्रतिष्ठानपुर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चेदी वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों चेदी जो वंश है इसका संस्थापक पूछा है तो इसका संस्थापक था महामेघवाहन। ये चेदी वंश का संस्थापक है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया खारबेल भी चेदी वंश का एक राजा हुआ। और इसने 261 ईसा पूर्व अशोक के साथ में दया नदी के किनारे कलिंग का युद्ध लड़ा खारबेल ने, ये भी आप याद रखना। और ये कौन सी नदी के किनारे हुआ था युद्ध? दया नदी के किनारे हुआ था। सिमुक लिखा गया है। सिमुक कौन था? दोस्तों जो सातवाहन वंश है, सातवाहन वंश का संस्थापक है सिमुक। सातवाहन वंश का संस्थापक था सिमुक। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फिर प्रथम हूण आक्रमण किसके शासन में हुआ था? तो हूणों का पहला आक्रमण भारत में जो हुआ वो हुआ था स्कंदगुप्त के टाइम में। ऑप्शन सी सही जवाब है, स्कंदगुप्त। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया चंद्रगुप्त और यहाँ पे लिखा गया समुद्रगुप्त। देखते हैं तो पहले बात करें समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन कहा गया। B.A. स्मिथ के द्वारा इन्हें भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। कविराज की उपाधि इन्होंने धारण की। और समुद्रगुप्त को अपने सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। बीड़ा वादन करते हैं समुद्रगुप्त को दिखाया जाता है, याद रखिएगा। और यहाँ पे लिखा गया आपका चंद्रगुप्त द्वितीय है। दोस्तों चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इन्हें कहा जाता है। और इनके दरबार में नवरत्न रहते हैं। इन्होंने दिल्ली का जो मेहरौली का लोह स्तंभ है वो भी बनवाया था। मेहरौली आयरन पिलर, ये किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था आपका चंद्रगुप्त द्वितीय ने। क्लियर हुआ दोस्तों? ये भी आप याद रखिएगा। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं इनके टाइम में पहला चीनी यात्री फाहियान भारत आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें क्या कहा गया?
मम्मी, प्रथम हूण आक्रमण किसके टाइम में हुआ था? स्कंदगुप्त के टाइम में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलें। चलिए, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था? दोस्तों, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण किया था वो क्या था आपका 1025 ईस्वी में। ऑप्शन डी सही जवाब है। दोस्तों, अभी सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बने? तो प्रधानमंत्री मोदी जी सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बने हैं। याद रखना, प्रधानमंत्री जी जो हैं वो हमारे सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। और सोमनाथ मंदिर किस राज्य में है? तो सोमनाथ मंदिर गुजरात में है। गुजरात ये वही राज्य है जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। गिर नेशनल पार्क यहीं पे मिलेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ये भारत में गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। 1206 में इसने गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत का नींव रखी। ये भी आप याद रखना। लाहौर में इसने अपना जो गुलाम वंश था उसकी स्थापना की थी। लाख बख्श इसे कहा गया है, लाख बख्श की उपाधि से मिली। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसने बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार की फाउंडेशन रखा था, उसके निर्माण को करवाया, लेकिन पूरा करवाने का काम वो इल्तुतमिश का था। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते हुई थी। चौगान जिसको आज के समय पोलो कहा जाता है। ये आप याद रखना, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान चौगान खेलते हुए मरा था? तो वो था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद में यहाँ लिखा गया आपका इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद है इल्तुतमिश, और ये एक तुर्क है, ये भी आप याद रखिएगा। इल्तुतमिश ने भारत में इक्ता प्रणाली शुरू की थी। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है इल्तुतमिश, ये भी आप याद रखें। इल्तुतमिश के द्वारा 2 सिक्के चलाए गए भारत में। एक कॉपर का जीतल, मतलब तांबे का जीतल चलाया गया था, और दूसरा चांदी का चलाया गया था टंका। चांदी का टंका, कॉपर का जीतल तथा चांदी का टंका चलाया गया था, याद रखिएगा। उसके बाद में यहाँ पर लिखा गया अलाउद्दीन खिलजी। इसके बचपन का नाम है अली गुरसप, अली गुरसप, ये भी आप याद रखिएगा। अपने आप को दूसरा सिकंदर कहता है अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा सिकंदर। और भारत में मार्केट रिफॉर्म सबसे ज़्यादा किए थे। बाजार सुधार के लिए जाना जाता है। कर संग्रह के लिए इसने मुस्तक राज की पोस्ट बनाई थी। और इसने घोड़े दागने की प्रथा, सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा, सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा, ये सब इसी के द्वारा किए गए। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में एक चीज़ और याद रखना, इसने दिल्ली में श्रीनगर की स्थापना भी की थी। सीरी फोर्ट, सीरी फोर्ट किसने बनवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही सीरी फोर्ट बनवाया था। इसका एक सेनापति है मलिक काफूर, और मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा जाता है क्योंकि 1000 दिनार में इसको खरीदा गया था। मलिक काफूर, ये भी आप याद रखिएगा। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक इसने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया था, याद रखिएगा। और फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर और हिसार की स्थापना भी की थी। तो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। दोस्तों, अजमेर में कौन सी नदी बहती है? लूनी नदी बहती है, लूनी नदी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सल्तनत काल का वह शासक जिसने खम्स नामक कर से कोई हिस्सा नहीं लिया। दोस्तों, सल्तनत काल में ऐसा शासक जिसने खम्स नामक जो कर था उससे कोई हिस्सा नहीं लिया, वो था आपका सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी वही शासक है जो गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखता है, फारसी में छंद लिखता है। और सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना भी की थी। ठीक है दोस्तों, इसने गजे सिकंदरी भी चलाया था, जो भूमि मापन के लिए प्रयोग किया जाता है, गजे सिकंदरी, ये भी आप याद रखें। उसके बाद में लिखा गया आपका मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक ये इसके शासनकाल में एक यात्री आया था भारत में जिसका नाम था इबन बतूता, और इबन बतूता मोरक्को से आया था। इबन बतूता जो आया ये मोरक्को से आया था, याद रखिएगा। और इबन बतूता ने एक ग्रंथ लिखा रेहला, और इबन बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया। काजी का काम होता है जुडिशल, मतलब न्यायिक कामों को देखता है काजी। ठीक है दोस्तों, तो ये आप याद रखें। भारत में सबसे पहली सांकेतिक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही शुरू की गई, यह भी याद रखें। इसे पागल बादशाह भी कहा जाता है। रक्त पिपासु की संज्ञा मोहम्मद बिन तुगलक को दी गई है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सरहिंद का युद्ध कब लड़ा गया? दोस्तों, सरहिंद का युद्ध ये बड़ा महत्वपूर्ण युद्ध था मुगलों के लिए, क्योंकि 15 वर्ष से निर्वासित रह रहे हुमायूं को उसके खोया हुआ राज्य की प्राप्ति हुई इसी युद्ध के बाद। तो सरहिंद का युद्ध जो लड़ा गया वो 1555 ईस्वी में लड़ा गया था मुगल और अफगान के बीच। मुगलों और
अफ़गानों के बीच सरहिंद का युद्ध हुआ, ये आप याद रखना। और इसमें मुग़ल सेना का नेतृत्व क्या था, बैरम खान ने, और जो अफ़गान सेना का नेतृत्व था वो कर रहा था सिकंदर सूर। सिकंदर सूर अफ़गान सेना का नेतृत्व कर रहा था, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया 1539, चौसा का युद्ध 1539 में हुमायूं और शेर शाह के बीच में हुआ था, याद रखिएगा। सरहिंद का युद्ध 1555। अगला प्रश्न, पंचतंत्र का अनवार ए सुहेली नाम से फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? दोस्तों, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अनवार ए सुहेली कहलाता है, और ये किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा हुसैन इब्ने अली अलवैज। हुसैन इब्ने अली वैज के द्वारा पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखें। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया अब्दुल रहीम खाने खाना। दोस्तों, बाबर की आत्मकथा क्या थी? बाबरनामा। कौन सी भाषा में लिखी गई? तुर्की भाषा में। लेकिन बाबरनामा को फारसी भाषा में अनुवाद करने का श्रेय किसे दिया गया? वो अब्दुल रहीम खाने खाना को दिया जाता है। क्लियर? बदायूनी, ये आप जानते होंगे, इसने रामायण महाभारत के फारसी में अनुवाद किए हैं, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह द्वारा मुगल बादशाह द्वारा निज़ाम उल मुल्क की उपाधि दी गई? दोस्तों, मुगल बादशाह ने जो निज़ाम उल मुल्क की उपाधि दी थी वो दी थी चिनक्लिज खां को। चिनक्लिज खां, ये आप याद रखना। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई? दोस्तों, भारत में जो भू सुधार या भू राजस्व की एक व्यवस्था थी जिसका नाम था स्थायी बंदोबस्त, ये व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू की गई, और इस व्यवस्था को शुरू करने का जो वर्ष है वो है 1793। 1793 में स्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था, ये भी आप याद रखें। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, 1793। चलिए अगले प्रश्न की ओर। सार्वजनिक समाज की स्थापना किन के द्वारा की गई थी? दोस्तों, सार्वजनिक समाज की स्थापना की गई थी आपकी महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा। महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा सार्वजनिक समाज की स्थापना की गई, याद रखना। इसके बाद में यहाँ पे लिखा गया आपका आत्माराम पांडुरंग। दोस्तों, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं आत्माराम पांडुरंग। 1867 में इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। यहाँ पे लिखा गया आपका गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाई थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, जिसका मुख्यालय पुणे में बनाया गया था, इनके बारे में आप याद रखिएगा। और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1905 में पुणे में हुई थी, याद रखना, पुणे। महात्मा गांधी लिखा गया है। दोस्तों, महात्मा गांधी की किताब याद रखना, द पाथवे टू गॉड। द पाथवे टू गॉड किसकी किताब है? महात्मा गांधी जी की किताब है पाथवे टू गॉड। गांधी जी की आत्मकथा का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, और ये मूलतः उसमें लिखी गई थी गुजराती भाषा में। गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र सेशन 1924 का बेलगाम सेशन था जिसके अध्यक्ष रहे, याद रखना, 1924 बेलगाम सेशन, याद रखेंगे इसके बारे में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर। मद्रास की संधि किन के बीच हुई? दोस्तों, मद्रास की संधि जो हुई ये किस किस के बीच हुई? देखो, पहला एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था आपका, और पहला एंग्लो मैसूर युद्ध सन 1766 से 1769 तक चला था। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या हुआ कि ये जो युद्ध है वो मद्रास की संधि से खत्म होता है, और मद्रास की संधि सन 1769 ईस्वी में हुई थी हैदर और अंग्रेजों के बीच। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुई थी मद्रास की संधि। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर। नवजीवन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? दोस्तों, नवजीवन जो समाचार पत्र है ये महात्मा गांधी का समाचार पत्र है। और महात्मा गांधी ने 1929 में नवजीवन पत्र की शुरुआत की थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया आपका लाला लाजपत राय, इनकी किताब याद रखना, द अनहैप्पी इंडिया। लाला लाजपत राय की किताब बड़ी फेमस है, ये बहुत आती है एग्जाम में, द अनहैप्पी इंडिया। और दोस्तों, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। 1894 में इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की थी। पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली में है, राजेंद्र नगर पैलेस में। और लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध करते हुए सिर पर लाठी लगने से शहीद हुए थे, और इनकी मौत का बदला सैंडर्स को मारकर लिया था और भगत सिंह ने।
भगत सिंह ने सैंडर्स को मारा था और लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया था। ठीक है दोस्तों, ये गर्म दल के नेता हैं। लाल बाल पाल की तिकड़ी आपने सुनी होगी, उसी में से एक है। इसके बाद में लिखा गया आपका मोतीलाल नेहरू। 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास के साथ मिलकर इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना भी की थी। स्वराज पार्टी, मोतीलाल नेहरू, याद रखना इसके बारे में, स्वराज पार्टी की स्थापना की। उसके बाद में लिखा गया दादा भाई नेहरू जी, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है और इनकी एक किताब है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बड़ी फेमस किताब है, याद रखिएगा इसके बारे में, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है दोस्तों, भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना जो की थी वो दादा भाई नेहरू जी के द्वारा की गई। और दादा भाई नेहरू जी का एक पत्र है रस्तगुप्तार, रस्तगुप्तार दादा भाई नेहरू जी का ही पत्र है। 1892 में लिबरल पार्टी की ओर से इन्होंने फिंसवरी से चुनाव जीता था और ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य भी बने थे। इनकी पर्सनल सचिव है मैडम भीकाजी कांबा, दादा भाई नेहरू जी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये पारसी थे, इतना याद रखना, दादा भाई नेहरू जी एक पारसी थे। 24, क्या कहा गया क्वेश्चन संख्या 24 में, कागजी मुद्रा या आर्टिफिशियल मनी क्या है? कागजी मुद्रा क्या होती है यह हमें बताना है दोस्तों। कागजी मुद्रा का मतलब है, इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, स्पेशल ड्राइंग राइट। स्पेशल ड्राइंग राइट या विशेष आहरण अधिकार। दोस्तों विशेष आहरण अधिकार ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक संपत्ति है, उसकी एक मनी है, करेंसी है। अब अगर आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना है तो स्पेशल ड्राइंग राइट के तहत 5 मुद्राएं हैं जिनको एसडीआर का दर्जा मिला है। ये 5 मुद्राएं कौन कौन सी हैं जिसको एसडीआर का दर्जा मिला? उसमें आपका एक है आपका अमेरिका का डॉलर, यूएस डॉलर, यूरो है, यूरो करेंसी। उसके बाद में आपका युआन है, चीन का युआन, जापान का येन, जापान का येन और ब्रिटेन का पाउंड स्टर्लिंग। इन 5 मुद्राओं को स्पेशल ड्राइंग राइट का दर्जा प्राप्त है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो व्यापार होता है इन्हीं 5 मुद्राओं में किया जाता है, यूएस डॉलर, युआन, यूरो, येन और पाउंड। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। केंद्रीय बजट में पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? दोस्तों जो हमारा कैपिटल रेसिपिएंट है, वो कौन कौन सा होता है? तो कैपिटल रेसिपिएंट की बात करें हम, केंद्रीय बजट में पूंजीगत प्राप्ति के अंदर कौन नहीं आता ये हमें बताना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? निवेश इसमें शामिल नहीं होता, जबकि विनिवेश, आंतरिक बाजार उधारी और विदेशी ऋण इसमें शामिल है। निवेश को इसमें शामिल नहीं किया, विनिवेश शामिल है, याद रखिएगा। दोस्तों ये जो बजट है, बजट कौन सी भाषा का शब्द है? तो बजट फ्रेंच भाषा का शब्द है, याद रखिएगा, ये फ्रेंच शब्द है। दोस्तों बजट जो है या ऐसी कोई शब्दावली हमारे संविधान में है? तो ऐसी कोई शब्दावली हमारे संविधान में नहीं लिखी गई। दोस्तों बजट के स्थान पर एक शब्द है और जिसको बोलते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण ये बजट की शब्दावली है, याद रखना, वार्षिक वित्तीय विवरण। क्लियर? और मैं आपको बता दूं जो बजट है, बजट भारत की राजकोषीय नीति का ही एक हिस्सा होता है। बजट भारत में जो राजकोषीय नीति है उसी का ही हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, और भारत में सबसे पहली बार बजट किसने पेश किया था? दोस्तों 1860 में एक अंग्रेज अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन के द्वारा भारत में पहली बार बजट पेश किया गया था। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखना, इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का मॉक टेस्ट। आपको कैसा लगा कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जीके पॉइंट।